आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम आपको हिस्ट्री सेक्शंस का मुगल वंश का बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म देंगे, जिसको देखने के बाद आप मुगल वंश में आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स होगी वो आज इस वीडियो के द्वारा आपका दूर हो जाएगा। ये बतौर आपको एक ट्रिक्स के थ्रू मैं बताने जा रहा हूँ, जिस ट्रिक्स को मैं खुद तैयार किया हूँ। और इस ट्रिक्स से आपको आज के बाद मुगल वंश में जितने भी शासक हुए हैं और उनकी एक शॉर्ट फॉर्म जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह से कंपटीशन से पूछते हैं, उन बातों को लेकर के हम इस वीडियो को तैयार किए हैं। इस पूरे मुगल वंश का, जिसका शासनकाल लगभग 300 वर्षों तक रहा था, कह सकते हैं कि 1526 ईस्वी से लेकर के लगभग 1857 ईस्वी तक मुगल वंश का शासन चला था। या ये भी कह दें कि ये 300 वर्षों तक तो हम लोग लगभग मानते हैं कि यहाँ की शासन व्यवस्था 300 वर्षों तक मुगल के द्वारा दिल्ली सल्तनत पे शासन किया गया था। लेकिन ये आप अंत पे ये समझ जाएंगे, आज वीडियो के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इसके शासक जो थे औरंगजेब के बाद इनकी इतनी स्थिति बदतर हो गई थी कि ये लोग छोटे छोटे राज्य में बटकर ही रह गए थे। ठीक है, छोटे छोटे राज्य बिल्कुल। और ऐसा बहादुर शाह के समय जो कहा जाता है कि इनको ऐसे इतिहासकार इनको अंतिम शासक ही मानते हैं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ जो बहादुर शाह का काल था, अकबर द्वितीय का जो बेटा बहादुर शाह था, उसके शासन काल में आपको बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं, उसके शासन काल में सिर्फ दिल्ली सल्तनत ही बच गया था। तो चलिए आज वीडियो हम अपना मुगल वंश का शुरू करते हैं। और इसके पहले हम ये एक बात बता देना चाहते हैं कि यदि हमारा चैनल आपको चैनल यदि आपको अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह का आपको हर तरह का मैथमेटिक्स में हो, हिस्ट्री में हो, सब तरह का आपको वीडियो में शॉर्ट फॉर्म बाय ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आज हम जो मुगल वंश का बता रहे हैं, इसके पहले हमारा यदि मुगल वंश का सीरीज देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद यदि वो वीडियो को देखते हैं और बुक को पढ़ते हैं तो आज के बाद आपके लिए मुगल वंश बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहला बात करते हैं कि सिर्फ एक लाइन का आपको याद रखनी है। ये लाइन यदि आप याद रख लेते हैं तो आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का मुगल वंश में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लाइन जो है वो है भाजी सब्जी फरोख माँ साहब। बस ये चीज, ये लाइन को आपको याद रखना है। आप मुगल वंश का जितने भी शासक हुए हैं उनके सबका नाम आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले, भाजी सब्जी फरोख माँ साहब। भाजी BHAJI भाजी, सब्जी SABJI सब्जी, फरोख FARROKH फरोख, माँ MAASAB माँ साहब। ठीक है, यानी फिर से आपको इस लाइन को हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए कि भाजी सब्जी फरोख माँ साहब। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं आज वीडियो, इस लाइन को आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका पूरा मुगल डायनेस्टी का, मुगल वंश का जितने भी शासक है वो क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में शॉर्ट फॉर्म मुगल वंश बैठ जाएगा। इसके बाद आप किसी भी बुक को जाकर के पढ़ेंगे बिल्कुल याद हो जाएगी, लगभग टोटल टॉपिक्स आप मुगल वंश का याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, भाजी। तो भाजी का मतलब क्या? तो देखिए, सबसे पहला मुगल वंश का शासक बाबर। चलिए इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि मुगल वंश का सबसे पहला शासक कौन थे, बाबर। इन पे क्या क्या क्वेश्चन आता है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ये बता देते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि आखिर बाबर जो था वो कहां से उत्पन्न हुआ था, यानी वो क्या था। क्या कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान था, कुछ लोग कहते हैं तुर्क का था, कुछ लोग कहते हैं कि उसके एक अलग जनजात फॉर्म थी, लेकिन या एक अलग वंश का उत्पन्न हुआ था, जिसको कि उसने अपने आप को उस वंश का पालन किया और उसके बाद वो भारत आया था। एक बात पहले इस बात को आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि जितने भी यदि हमारे यहाँ जो भी विदेशी लोग आए, वो पहले तो आए थे सिर्फ बिजनेस करने और उसके बाद भी आए तो उनका मकसद यही था कि हम भारत को लूटेंगे और जाएंगे। लेकिन यहाँ की सुख संपदा देख करके लोग यहाँ पे रुक जाते थे और शासन व्यवस्था भी कायम करते थे। इसका एक सिंपल सा उदाहरण हमारे बाबर हैं। बाबर तुर्क सुन्नी मुसलमान थे। यदि क्वेश्चन आता है कोई एग्जामिनेशन में कि बाबर क्या थे या बाबर की धर्म क्या थी, तो कह सकते हैं कि बाबर जो थे वो तुर्क
एवं सुन्नी मुसलमान थे। अब बाबर जब गद्दी पे बाबर भारत आया, उसने देखा कि दिल्ली सल्तनत पे यदि हम अधिकार कर लेते हैं तो हमारा लगभग भारत पे अधिकार हो जाएगा और यहाँ पे हम अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को कायम कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले लड़ाई तो छोटा मोटा लड़ता रहा अपने शासन पद्धति को लाने के लिए, लेकिन सबसे पहली लड़ाई जो उन्होंने जो गद्दी इनको दिलवाया, जो दिल्ली सल्तनत का गद्दी जिससे मिला, वो था आपको पानीपत में हुई थी लड़ाई। पहली लड़ाई वो किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और इसी पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने फरगना, जो पहले फरगना का शासक था, पहले बाबर जो था वो फरगना का शासक था, वो एक छोटे से राज्य में, ईरान के फरगना, ईरान शहर में पड़ता है फरगना, वहां का बाबर शासक था। और उसके बाद वो आकर के दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे बैठ गया। यानी कह सकते हैं एक बात यहाँ पे ये भी हुआ कि पानीपत का ऐसे तो 3 लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई आपको जो हुआ था वो बाबर के साथ हुआ था और ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इस पर भी क्वेश्चन आपको बराबर आजकल आ रहा है। उसके बाद कहा, इतना कह सकते हैं कि बाबर जब गद्दी पे बैठा तो उस समय बाबर की बौद्धिकता उतनी नहीं थी, या कह दें कि बाबर का किस्मत उतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण वो ज्यादा दिनों तक शासन व्यवस्था नहीं कर पाया। इतिहासकार कहते हैं कि बाबर जीत कर तो जरूर आया दिल्ली के सल्तनत पे, लेकिन उसका सुख ऐश्वर्य उसे नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण भी था कि वो जब से गद्दी पे बैठा तब से वो लड़ता रहा। यानी यदि सेक्वेंशियल देखेंगे तो बाबर के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था वो अलग अलग था। जैसे उसने 1527 ईस्वी को लड़ाई भी लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध आपको 1528 ईस्वी को लड़ा और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को लड़ा। और कह सकते हैं कि वो ये 1500 मतलब ये कहा जा सकता है कि 1530 ईस्वी को एक बहुत शीत ज्वर, जिसको हम लोग आजकल टाइफाइड भी कहते हैं, वो डिजीज हुआ और ये मर गया। मरने के बाद, बाबर के मरने के बाद उसका लड़का हुमायूं था। हुमायूं गद्दी पे बैठा और हुमायूं कह सकते हैं कि बाबर जब मुगल वंश का स्थापना किया तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाबर ने जब मुगल वंश की स्थापना की और उसने उसके अंत के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि मुगल वंश का इतनी अंत होगी। इसके लगभग कह सकते हैं कि मुगल वंश का 5-6 शासक थे, वो बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था की, उसके बाद धीरे धीरे सिमटता गया था। अब हुमायूं गद्दी पे बैठा। हुमायूं गद्दी पे कब बैठा? तो 1530 ईस्वी को बैठा और वो 1556 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। लेकिन इसकी भी एक कहानी है। वो 1530 ईस्वी को गद्दी पे तो बैठा, लेकिन वो लगभग 10 वर्षों तक ही शासन कर पाया। और उसके बाद एक आपको याद होगी, अक्सर क्वेश्चंस आता है इस पे, जैसे हुमायूं का यदि इंटरनल क्वेश्चंस पूछेगा तो एक पूछा जाता है शेर खां। ठीक है, एक्चुअल में शेर खां कौन था? तो कहा जाता है कि इसका नाम था मोहम्मद लोहानी। ठीक है, ये कौन था? तो मोहम्मद लोहानी के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक बार चूंकि इसने शेर को अपने तलवार से काट दिया था, जिसके कारण आपको इसका नाम शेरशाह सूरी रख दिया गया था। वही शेरशाह सूरी जो क्या किया, तो शेरशाह सूरी ने आपको हुमायूं को कह सकते हैं कि बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था, या उस युद्ध में इसको हरा दिया था। यानी दूसरा जो हमारे शासक थे वो 1530 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक अपने गद्दी पे बैठे थे, यानी हुमायूं गद्दी पे रहा। लेकिन उसने 1540 से 1555 ईस्वी तक बिल्कुल यायावर जीवन व्यतीत किया था। और व्यतीत करने के बाद जब उसने फिर से जो शेर खां, जिसको कि हार करके, शेर खां के बारे में हमें बता दिए कि ये शेर खां एक अफगानी था, लेकिन अफगानी होते हुए भी इसका नाम तो अब्दुल लोहानी था। लेकिन एक शेर के द्वारा मारे जाने के कारण उस समय राज्य का जो कह सकते हैं कि उस समय जो शासक थे, उन्होंने, अफगानी शासक था, उसे उन्होंने किसकी उपाधि दी थी? तो शेर खां की उपाधि दी थी। और इसीलिए ये कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट को बना रहता है कि शेरशाह क्या वो शेरशाह थे जो हम लोग लड़ाई में अक्सर शेरशाह के बारे में, मकबरा के बारे में, आदि के बारे में सुनते हैं, तो वो शेरशाह नहीं थे, ये शेर खां था जो अफगानी था। ठीक है, तो यानी अब आपको पता चल गया होगा कि मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर था। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं। और उसके बाद जो शासक बना वो कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल आपको दोनों शासक के बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद जो शासक बना था वो अकबर बना था। अकबर कब बना?
तो 1556 से 1605 ईस्वी में। यह एक योग्य शासक था और इसी के शासनकाल में नवरत्न थे। कह सकते हैं कि नवरत्न में एक तानसेन भी नवरत्नों में था। जो तानसेन को कह सकते हैं कि वो क्या था, तो तन्ना मिश्रा के नाम से पहले जाना जाता थे, यानी वो पंडित थे। लेकिन बाद में जब मुगल काल के अकबर के संरक्षण में आए या अकबर के नवरत्न बने तो उन्होंने अपना नाम को तानसेन कर लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि तानसेन आखिर कौन थे, तो तन्ना मिश्रा के नाम से जाने जाते थे या तन्ना मिश्रा थे और पंडित घराने के थे। उसके बाद अकबर जब गद्दी पे बैठा तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, यानी पानीपत में ही पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और इस लड़ाई में ये लड़ाई अकबर और हेमी के बीच हुई थी। एक प्रमुख लड़ाई अकबर ने एक और लड़ाई लड़ा था जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। यानी कह सकते हैं कि मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यदि कहा जाएगा तो अकबर को कहा जाता है। उसके शासनकाल में नवरत्न थे, जैसे तानसेन भी एक नवरत्न में ही शामिल था और बिरबल भी उनका जो था एक नवरत्न में ही शामिल थे। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन काल में मुख्यतः 2 लड़ाई लड़ा। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और उसके बाद आपका एक हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में लड़ा था। उसके बाद आपको इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी को हो गई। ठीक है, चलिए, यानी अभी तक आपने 3 शासक के बारे में बिल्कुल जान गए। पहला कौन सा, तो बाबर। दूसरा कौन सा था, तो हुमायूं। और तीसरा कौन सा था, अकबर। धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे शासन पद्धति गया वैसे वैसे, मतलब शासन अकबर के शासक जैसे जैसे पुराने होते गए वैसे वैसे उनमें थोड़ी सी निरंकुशता आती गई। जैसे बाबर के समय में पूरे उत्थान पे गया, हुमायूं के काल में भी उत्थान पे तो था, लेकिन यायावर जीवन जिया, यानी लगभग मुगल काल कह सकते हैं कि हाँफ रहा था। लेकिन अकबर का शासनकाल आया तो इस समय मुगल काल अपने चरम सीमा पे था। और इस काल को कह सकते हैं, या यदि क्वेश्चंस कभी भी आता है कि मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आप कह सकते हैं कि अकबर, क्योंकि इसकी जो शासन पद्धति की नीति थी वो बिल्कुल अलग थी। इन सभी के बारे में यदि आप पूरे विस्तार से देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को देखें। मुगल वंश का जो पूरे वीडियो को मैं डाला हुआ हूं, आपको पूरी कहानी और क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अकबर का बेटा गद्दी पे बैठा, जहांगीर गद्दी पे रहा आपको 1605 से 1627 ईस्वी को। जहांगीर भी कला का प्रेमी था और वो अपनी कला को सर्वोच्च कोटि पर ले गया था। और इसकी शासनकाल भी कह सकते हैं कि ये शासनकाल भी लगभग जो 22 वर्ष का शासनकाल हुआ वो एक शांति प्रिय और अच्छी तरह से शासन पद्धति को किया। लेकिन इस समय से ही लगभग मुगल वंश में क्या होने लगा, तो कमी आने लगी, यानी शासकों के बीच जितनी वीरता पहले थी उतनी वीरता अब नहीं रही। उसके बाद गद्दी पे बैठे आपको शाहजहां, जो 1627 से 1657 ईस्वी तक गद्दी पे रहे। इसके बाद छठा शासक जो हुए वो हुए औरंगजेब। कह सकते हैं कि ये पक्का शूनी था और ये हिंदुओं को देखना नहीं चाहता था। और इसके समय में जो कर अकबर के द्वारा हटा दिए गए थे वो सब कर को इसने लागू किया और हिंदुओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखता था। और इसने अपने शासनकाल में एक बहुत गंदा नीति यूज किया कि यदि कोई भी हिंदू मुस्लिम जाति का हो जाता है या मुस्लिम से शादी कर लेता है तो उसे क्या किया जाएगा, अलग ढंग की एक विशेष योग्यता दी जाएगी और उसको शासनकाल में भी शामिल किया जाएगा। तो ये थे हमारे औरंगजेब साहब। कह सकते हैं कि सबसे भ्रष्ट शासक यदि कह दें मुगल वंश का तो औरंगजेब को बिल्कुल कह सकते हैं। और इसी के शासनकाल या निरंकुशता के कारण इसके आने वाले जितने शासक थे वो शासन नहीं कर पाए और लगभग धीरे धीरे चलते चलते यानी 1707 से 1857 ईस्वी तक जितने भी बीच के छोटे छोटे शासक हुए वो बिल्कुल हाँफते चले गए। इसके बाद जैसे भाजी, यानी भाजी का मतलब क्लियर हो गया आपका, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, G फॉर जहांगीर। उसके बाद सब्जी, तो सब्जी में S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब, B फॉर बहादुर शाह और JI फॉर जहादर शाह। यानी ये शासक कह सकते हैं कि ये 6 शासक तक ही मुगल वंश का चला और उसके बाद मुगल वंश हाँफना शुरू किया, यानी बिल्कुल अंत के कगार पे चला गया। जब जहादर शाह गद्दी पे बैठा था तो एक बात बता देते हैं कि जहादर शाह जब गद्दी पे बैठा
तो औरंगजेब के बाद लगभग उसका क्षेत्र जितने भी शासक हुए वो छोटे छोटे क्षेत्रों में तब्दील होते गए, यानी धीरे धीरे जो आपका कह सकते हैं कि मुगल काल जितनी चरम सीमा पे था धीरे धीरे सिमटता हुआ चला गया। इसके बाद जितने भी शासक आए, मोहम्मद शाह आए, अहमद शाह आए, ये लोग थोड़े थोड़े दिनों तक शासन किए और लगभग ना के बराबर है। थोड़ा कह सकते हैं कि आलमगीर द्वितीय मां साहब का बात कर रहे हैं, एक फरोख था, सॉरी एक और शासक थे यहाँ पे, आपको एक फरोख शाह समझ रहे हैं, एक शासक और बीच में हुए थे, ठीक है, फरोख शाह। ये सब छोटे छोटे समय तक रहते, इन लोगों का कोई खास किया हुआ काम नहीं था और कोई खास मुगल वंश के बारे में या विशिष्ट योग्यता ये लोग नहीं रखे थे। जनरली आपको बीएसएससी या ये सब कॉम्पिटिशन्स में इन लोगों पे क्वेश्चंस नहीं आता है। हाँ, एक बार पूछा जाता है कि आलमगीर द्वितीय किस वंश के थे, तो ये मुगल वंश के थे। ये क्वेश्चन कभी कभी रेयर आता है। उसके बाद आपको शाह आलम बने, शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय गद्दी पे बैठा। अकबर द्वितीय के बाद आपको सबसे जो अंतिम शासक कह सकते हैं वो बहादुर शाह को कह सकते हैं, जो इसको हम 15वें शासक के रूप में इनको अंकित कर सकते हैं। तो एक बात देखिए, बहादुर शाह जफर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 14 अक्टूबर 1775 ईस्वी को हुआ था, सॉरी 14 अक्टूबर 1775 ईस्वी को हुआ था और ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे, ठीक है। इनको ज्यादा मतलब शासन पद्धति में ये तो ठीक थे, मतलब छोटा सा दिल्ली सल्तनत बच गया था इनका। अंग्रेजों को जो 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेजों को लगा था कि बहादुर शाह एक मुखबिर का काम किए हैं या उनका साथ दिए हैं, इसलिए अंग्रेज इनको अरेस्ट कर, ठीक है, लगभग 1857 ईस्वी को इनको अरेस्ट किया और म्यांमार, जो बर्मा पहले था, बर्मा के नाम से जाना जाता था, वो आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उनको रंगून भेज दिया गया और वहीं पे उनको क्या हो गई, तो उनकी मृत्यु हो गई और वो वहीं से 1862 ईस्वी में कह सकते हैं कि बहादुर शाह की मृत्यु 1862 ईस्वी को रंगून म्यांमार में हुई थी, ठीक है। इनको कब जेल में बंद कर दिया गया था, तो 1857 ईस्वी को जेल में बंद कर दिया गया था और बंद करके म्यांमार रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। आशा करेंगे कि ये सब चीज आप देखिए, मेरे वीडियो को बराबर देखिएगा, उसके बाद किसी भी बुक को पढ़ने बैठिएगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करते होंगे कि ये ट्रिक समझ में आया होगा। बस आप याद रखिएगा, भाजी सब्जी फरोख मासाब, भाजी फोर भाजी, बी फोर बाबर, एच फोर हुमायूं, ए फोर अकबर, जी आई फोर जहांगीर, एस फोर शाहजहां, ए फोर औरंगजेब, बी फोर बहादुर शाह, जे आई फोर जहादर शाह और फरोख फोर फरोख शाह, ठीक है, फरोख फोर फरोख शाह। उसके बाद एम फोर मोहम्मद शाह, ए फोर अहमद शाह, ए फोर आलमगीर द्वितीय, ठीक है, मां साहब, एस फोर शाह आलम, ए फोर अकबर, बी फोर बहादुर शाह, ए फोर अकबर द्वितीय। चलिए, आशा कर रहे होंगे कि आपको बिल्कुल ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस तरह का ट्रिक्स आपको मैं बराबर अपलोड करता रहूंगा। चलिए, धन्यवाद।